हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 66 कंप्लीट किया है और अभी हमारे कुछ सेक्शंस और बाकी हैं। शायद एक वीडियो और लगेगी, उसमें ख़त्म हो जाएगा ये। उसके बाद तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो में सेक्शन 62 से। चैप्टर 4 हमारा चल ही रहा है, शेयर कैपिटल लॉ का। और 62 क्या कहता है, फेदर इशू ऑफ शेयर कैपिटल। फेदर इशू ऑफ शेयर कैपिटल क्या होता है कि मतलब कि हमने एक तो कंपनी होती है जो फर्स्ट टाइम में शेयर इशू करती है, फिर उसके बाद क्या कहती है कंपनी को और पैसे की ज़रूरत है, वो और शेयर इशू करना चाहती है। तो जब दोबारा शेयर इशू करती है तो फेदर इशू ऑफ शेयर कैपिटल होता है। फर्स्ट टाइम में उसको प्रोस्पेक्टस वगैरह बनाने की ज़रूरत पड़ती है, सेकेंड टाइम में उतना ही ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन वो पब्लिक के पास जा रही है, उसे प्रोस्पेक्टस तो बनाना पड़ता है, लेकिन उसके लिए थोड़े अलग रेगुलेशंस होते हैं। फर्स्ट टाइम के रूल्स क्या होते हैं वो हमें अभी इतना वो नहीं है। जो फेदर इशू है उसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं कि किस तरीके से कंपनी फेदर इशू ऑफ शेयर कैपिटल कर सकती है। तो फेदर इशू के लिए उसके बाद 3 तरीके हैं फेदर इशू करने के लिए। कि सबसे पहला, सच शेयर्स विल बी ऑफर्ड टू राइट इशू, ईसॉप्स और इशू टू एनी पर्सन। यानी कि राइट इशू कर दिए, राइट इशू वो अपने एम्प्लॉयज़ को, मतलब अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स को देती है कि आपके पास राइट्स है कि आप मार्केट प्राइस से कम में हमारे और शेयर्स खरीद सकते हैं। ईसॉप्स होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को देती है ताकि एम्प्लॉयज़ को कुछ सालों के लिए अपने कंपनी में स्टेबल रख सके। ये नहीं कि कम हर साल एम्प्लॉय बदलने में बहुत खर्चा आता है, तो इससे अच्छा कहती है कि हम आपको अपने कंपनी के कुछ शेयर देंगे डिस्काउंट में। मतलब डिस्काउंट मतलब मार्केट प्राइस से कम होगा, फेस वैल्यू से कम नहीं, मार्केट प्राइस से कम होगा। तो वो डिस्काउंट नहीं होता, वो प्रीमियम का ले चार्ज करेंगे, लेकिन आपको शेयर देंगे। या फिर कोई भी अदर पर्सन, नॉर्मल पब्लिक होती हैं जो वो अदर पर्सन्स में आती है, उनके लिए एक नॉर्मल अलग है, उसके बारे में हम भी देखेंगे। सबसे पहले हम राइट इशू देखेंगे। राइट इशू क्या होता है कि इन प्रोपोर्शन टू पेड अप शेयर कैपिटल्स ऑफर टू बी मेड बाय नोटिस स्पेसिफाइड द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड। नोटिस में क्या क्या आना चाहिए, कैसे जानना चाहिए, रजिस्टर्ड पोस्ट, ई मोड, कुरियर, स्पीड पोस्ट। क्या होता है कि पेड अप शेयर कैपिटल का प्रोपोर्शन के हिसाब से, मतलब पेड अप शेयर कैपिटल हम 1:2 में कर रहे हैं, मतलब कि एक शेयर हर 2 शेयर वाले को, 2 शेयर 4 वाले को, ऐसे प्रोपोर्शन में। या फिर हम कर रहे हैं कि शेयर्स विल बी मेड अप विद दी, मतलब शेयर्स ऑफर करने के लिए हमें नोटिस देना पड़ेगा। वो नोटिस रजिस्टर पोस्ट, सी मोड, कुरियर, स्पीड पोस्ट, इन 4 ऑप्शन के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। 4 ऑप्शन से पोस्ट हम नोटिस देंगे मेंबर्स को कि हम अब राइट शेयर्स इशू कर रहे हैं। लिमिट विद द एक्सेप्टेंस विल बी नॉट लेस देन 15। इसमें कोई SROR की ज़रूरत नहीं पड़ती। इससे इसमें क्या होता है कि SROR हम अपने मेंबर्स को ही दे रहे हैं, तो हम SROR क्यों पास करें। जब उनका मन है लेंगे, नहीं माने नहीं लेंगे। तो हम उनको लिमिट, टाइम लिमिट ऑफ एक्सेप्टेंस नॉट लेस देन 15 days बट अप टू 30 days। यानी कि 15 दिन से कम नहीं होना चाहिए टाइम लिमिट। कि आप 10 दिन के अंदर बताइए हमें आपको शेयर चाहिए या नहीं। 15 दिन इसलिए दिया है क्योंकि बहुत सारी कंपनीज होते हैं जिनके शेयर्स दूसरी कंपनीज के पास है। अब कंपनी खुद तो कहेगी नहीं कि नहीं नहीं मेरे को शेयर राइट इशू दे दो। कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो मीटिंग करेंगे, शेयर रिजोल्यूशन लाएंगे, बैठेंगे, उसमें कोई पास होगा, एक्सेप्टेंस होगा या डिक्लाइन होगा, उसमें टाइम लगेगा। तो इसलिए लॉ ने 15 दिन और मैक्सिमम आप 30 दिन से ज़्यादा नहीं ले सकते। अब ये थोड़ी ना कि 1 साल तक टाइम है आप कभी भी करो, तो इतना टाइम थोड़ी ना है कि आप करते ही पूरे साल में कभी भी करते रहो राइट इशू को एक्सेप्ट। तो 30 दिन मैक्सिमम टाइम है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ एक प्रोविज़न है कि प्राइवेट कंपनी है जो 92 और 137 को कंप्लाई करती है। 92 और 137 एक सेक्शन है, उसको हम आगे देखेंगे। प्राइवेट कंपनी गुड, मतलब 92 और 137 का मतलब ये समझ लो कि एक गुड कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी। तो वो अपने 90% मेंबर्स के कंसर्न के साथ, कि प्राइवेट कंपनी में कितने ही मेंबर, मैक्सिमम 200, तो उसका अगर 90% है तो वो कंसेंट के साथ वो 15 दिन से कम के डेज अलाउड कर सकती है। मतलब प्राइवेट कंपनी को हमने दे रखा है ऑप्शन कि आप 15 दिन से कम का भी राइट इशू टाइम का लिए राइट
ऑप्शन ओपन कर सकते हैं कि आपको 10 दिन में ख़त्म करें, आप 10 दिन में करिए, 5 दिन में करें, 5 दिन में करिए, क्योंकि 200 मेंबर्स मैक्सिमम, उनको कितना ही टाइम लगेगा, क्योंकि उनके पास कोई बॉडी कॉर्पोरेट तो होगा नहीं। बॉडी कॉर्पोरेट होगा तो उसमें मेंबर्स की काउंटिंग एग्जिस्ट कर जाएगी ना, ज़्यादा हो सकती है। तो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होगा तो मेंबर्स है उनको कितना ही टाइम लगेगा सोचने में। तो इसलिए कंपनी लॉ कहता है कि आप 15 दिन, आपकी मर्जी है, आपको 15 रखने 30 रखना है, लेकिन हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि आप 15 दिन से कम कर सकते हैं। 90% का कंसेंट आना चाहिए बस, उससे मतलब नहीं हो 10% वाले हाँ नहीं कुछ भी कह रहे हो। 90% लोग कहते हैं कि नहीं 10 दिन में ख़त्म कर दो, 10 दिन में 5 दिन में ख़त्म कर दो, तो कंपनी कहेगी 5 दिन में ख़त्म हो गया, राइट इशू का ऑप्शन। अब इसके बाद आप नहीं कर सकते। फिर उसके बाद इट नॉट एक्सेप्टेड डीम डिक्लाइन, यानी कि अगर किसी ने नहीं आपसे एक्सेप्ट किया और टाइम पीरियड ख़त्म हो गया तो कंपनी मान लेगी कि अब हमें इस जो शेयर्स है वो डिक्लाइन हो गए हैं, उससे कोई एक्सेप्टेंस नहीं आया है। सच ऑफर शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड राइट टू रेनाउंस अनलेस एओए प्रोवाइड्स अदरवाइज। मतलब कि कंपनी क्या कर सकती है, अगर उसके एओए में ऑप्शन है तो जो शेयर्स है उसको पब्लिक को इशू कर ऑप्शन दे दे, रिनाउंस कर दे, यानी कि पब्लिक को दे दे ताकि उसका भी नुकसान ना हो। अगर उसने लाए हैं शेयर्स तो वो उसको इशू कर ले, अगर एओ में ऑथराइज है तो, वरना कोई बात नहीं वो कैंसिल कर देगी, क्योंकि जब कोई सब्सक्राइब ही नहीं हुआ तो फ़ायदा ही क्या है उसका। तो उसके बाद आगे आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिस्पोज डिक्लाइनिंग शेयर्स इन मैनर्स नॉन डिसएडवांटेज, यानी कि नॉन डिसएडवांटेज यानी कि कंपनी को किसी भी तरीके का डिसएडवांटेज, मतलब एडवांटेज में, अपने एडवांटेज में, यानी कि कंपनी को डिसएडवांटेज ना हो रहा हो उस तरीके से कंपनी शेयर्स को डिस्पोज कर सकती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग के में इसको डिस्पोज कर सकते हैं जो भी शेयर डिक्लाइन हो गए हैं, मना कर दिए गए हैं। अब ये नॉन डिसएडवांटेज में बहुत बच्चे कह रहे होंगे कि इससे अच्छा हम एडवांटेज लिख लें, नॉन से कैंसिल हो जाएगा, एडवांटेज लिखे, लेकिन आईसीआई में लॉ में हमें नॉन डिसएडवांटेज ही दिया है तो हमें वही पढ़ना पड़ेगा, उसमें हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। फिर उसके बाद नो एस आर रिक्वायर्ड टू द राइट इशू के लिए एस आर रिक्वायर्ड नहीं होता है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन क्या होता है, ईसॉप्स होता है। ईसॉप्स के बारे में बहुत सारे बच्चों ने सुना भी होगा, बहुतों को पता भी होगा। तो ईसॉप्स क्या होता है, उसके लिए तो है कि एसआर पास करना होगा और कुछ रूल्स हैं उनको कंप्लाई करना होगा। एसआर तो नॉर्मल है, एसआर के बारे में 3/4 का कंसेंट चाहिए होता है, मान गए तो ठीक है, वरना नहीं देंगे ईसॉप्स। और रूल्स, हम रूल्स की बात करते हैं, रूल्स रिलेटिंग टू ईसॉप्स। अब इस सबसे पहले ईसॉप्स हम किसको देते हैं, एम्प्लॉयज़ को। एम्प्लॉयज़ कौन हो सकते हैं, इसके बारे में हमने एक सेक्शन पे पढ़ रखा है स्वेट इक्विटी शेयर्स में। स्वेट इक्विटी शेयर्स में हमने पढ़ा था कि हमारे पास एम्प्लॉय कौन कौन से होते हैं। एम्प्लॉयज़ हमारे पास एम्प्लॉयज़ के कैटेगरी में कौन कौन आता है, सबसे पहले आता है एम्प्लॉय, वो चाहे परमानेंट हो या इंडियन हो या आउटसाइडर हो। फिर आता है डायरेक्टर, परमानेंट और होल टाइम या पार्ट टाइम जो भी हो। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि होल टाइम डायरेक्टर के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कभी नहीं आएगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का काम है कि अगर कंपनी में कभी फ्रॉड हो रहा हो तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन वो पब्लिक में या सीजी के पास, आरओसी के पास जमा बताए उन्हें। लेकिन अगर उसी को शेयर मिल जाएंगे, सब सस्ते में शेयर मिल गए कंपनी के, वो कहेगा होने दो फ्रॉड, मुझे क्या है, मेरे पास तो शेयर्स आएंगे, एक दिन शेयर्स की प्राइस ज़्यादा हो जाएगी, मैं उसको बेच के चला जाऊँगा, कंपनी का क्या हो रहा है, पब्लिक का क्या हो रहा है। तो इसलिए लॉ कहता है कि आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को शेयर्स नहीं दे सकते, ईसॉप्स वाले शेयर्स नहीं दे सकते। नॉर्मल शेयर्स दे सकते हो आप, लेकिन ईसॉप्स वाले शेयर्स नहीं दे सकते। उसके बाद क्या आता है कि अबाउट 2 ऑफ सब्सिडरिंग और होल्डिंग, सबसे अपनी सब्सिडरी और होल्डिंग के भी जो डायरेक्टर या एम्प्लॉय है उनको भी हम ईसॉप्स दे सकते हैं। लेकिन इस पूरे का एक एक्सेप्शन है कि इसमें जो एम्प्लॉय है ना, एम्प्लॉय उसके अंदर प्रमोटर, डायरेक्टर या कोई भी ऐसा बंदा जो प्रमोटर की ग्रुप का है या उनका रिलेटिव है, उनको ईसॉप्स नहीं दिया जा सकता। या डायरेक्टर जिनके पास 10% से ज़्यादा इक्विटी शेयर्स हैं उनको ईसॉप्स नहीं दिया जा सकता, ना ही उनके रिलेटिव्स को। लेकिन इस पूरे केस का जो एम्प्लॉय और डायरेक्टर का आया एक्सेप्शन, उसका भी एक एक्सेप्शन है कि नॉट एप्लीकेबल टू स्टार्टअप फॉर द फर्स्ट 10 ईयर। जो स्टार्टअप है उनके लिए ये नहीं है कि आप
प्रमोटर या 10% से ज़्यादा होल्डिंग वाले डायरेक्टर को ईसॉप्स नहीं दे सकते, वो दे सकती है, क्योंकि उसको तो अपने कंपनी को भी चालू करना है ना, तो उसके लिए उसको डायरेक्टर प्रमोटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो दे सकती है। तो क्या क्या है फिर यहाँ देखो, परमानेंट एम्प्लॉय इंडिया आउटसाइडर डायरेक्टर होल्ड टाइम या कोई अदर एक्सक्लूडेड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अबव 2 ऑफ सब्सिडरी या होल्डिंग कंपनी, exclude employees who are promoter या belong to promoters group या director holding 10% more equity share capital and not belong to their उनके relatives भी नहीं आने चाहिए। तो इस वाले का एक्सेप्शन क्या है कि नॉट एप्लीकेबल टू द स्टार्टअप ऑफ फर्स्ट 10 ईयर, जो फर्स्ट 10 ईयर में स्टार्टअप है उसके लिए ये नॉट एप्लीकेबल नहीं होता। उसके बाद बाकी और कंडीशन क्या है, जो हमने एसआर पढ़ा था उसकी कंडीशन भी बोल रखी है। अदर कंडीशन के अंदर आता है कि सबसे पहले आपको एसआर पास करना पड़ेगा। एसआर पास करने के बाद आपको नोटिस देना पड़ेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को, और उन्हें बताना पड़ेगा कि हम किस ईसॉप्स की क्या क्या कंडीशन रख रहे हैं या क्या टाइम पीरियड रख रहे हैं, या जो भी लिमिट है वो जो भी मतलब कि ईसॉप्स इशू करने के लिए कंपनी जो भी डिसाइड कर रही हो वो उस नोटिस में मेंशन करना पड़ेगा और वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को भेजना पड़ेगा। उसका फ्रीडम एक्सरसाइज प्राइस या लॉगिन पीरियड, मतलब कि कंपनी का फ्रीडम है कि वो कुछ भी प्राइस रखते, वो 100 रुपये का शेयर 1 रुपये में दे, 1000 रुपये का शेयर 1 रुपये में दे, 10 रुपये में दे, उसकी मर्जी, वो कोई भी प्राइस डिसाइड करे। लॉ उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाता, कोई लॉक इन पीरियड नहीं लगाता कि आप 4 साल बाद ही ईसॉप्स का मिलेगा, 5 साल बाद ही मिलेगा, उस पर कोई पीरियड नहीं लगाता। वेस्टिंग मिनिमम 1 ईयर। वेस्टिंग पीरियड क्या होता है कि देखो, जैसे एक कंपनी है और एक एम्प्लॉय है। कंपनी क्या कहती है कि मैं आपको 10 शेयर्स दूंगी, कंपनी के ईसॉप्स दूंगी अगर आप हमारे यहाँ 5 ईयर तक काम करते हो, तो 5 साल तक काम करते हो तो हम आपको शेयर्स देंगे। तो ये क्या हो गया, ईशॉप 10 शेयर देंगे, वो भी 5 रुपये में, जिसकी मार्केट फेस वैल्यू 10 रुपये है। 10 रुपये की फेस वैल्यू है, लेकिन हम आपको 5 रुपये में देंगे। तो वो जो 5 रुपये में शेयर्स दे रही है ना, वो उसका प्राइस हो गया कि वो कितने प्राइस दे सकती है। जो पीरियड 5 साल का है ना, वो उसका पीरियड हो गया कि 5 साल बाद वो लॉक इन पीरियड डिसाइड करेगी। लॉग इन पीरियड अलग होता है, ये 5 साल वेस्टिंग पीरियड हो गया। जो वेस्टिंग पीरियड है मिनिमम 1 ईयर, कि 1 ईयर तक आप उसको 1 ईयर तक मिनिमम तो होना चाहिए, कि ये नहीं कि आप 6 महीने कह रहे 6 महीने आप काम करो मैं आपको शेयर दे दूंगा, तो ऐसा नहीं। ऐसे तो फिर कंपनी का फ़ायदा ही क्या होगा, वो तो नुकसान हो जाएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद लॉक इन पीरियड क्या होता है कि कंपनी जब एम्प्लॉयज़ को शेयर देगी ना, वो इतने टाइम लिमिट के बाद ही शेयर्स को सेल कर सकते हैं, क्योंकि अगर कंपनी एक को तो शेयर देगी नहीं, कई एम्प्लॉय को देगी, और अगर सारे शेयर्स मिलते ही बेचने लग जाएंगे तो कंपनी की मार्केट प्राइस कम हो जाएगी, मार्केट प्राइस गिरने लगेगी, इसके शेयर सेल हो रहे हैं, मतलब कि इसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, इसके शेयर्स प्राइस कम हो जाएगा फिर कंपनी का। तो इसलिए उसका एक लॉक इन पीरियड लगाती है, उसके बारे में इसमें मेंशन है, वो हम आगे देखते हैं कि नो राइट टू वोट डिविडेंड प्रायर टू द एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन, यानी कि ईसॉप शेयर मिलने से पहले कोई भी एम्प्लॉय को ये राइट नहीं है कि उसको डिविडेंड मिले, वो वोटिंग करे, ये सब कोई राइट नहीं है। उसको एक सर्टिफिकेट है कि मेरे को इतने साल काम करने के बाद ये शेयर मिल जाएगा। शेयर मिलने के बाद उसको डिविडेंड भी मिलेगा, उसके वोटिंग राइट भी, वो जो चाहे फिर वो जो भी राइट्स होंगे उस शेयर होल्डर के वो कर सकता है। फिर ऑप्शन ऑफ नॉन ट्रांसफरेबल एंड कैनॉट प्लेज हाइपोथेसिस, जो भी सर्टिफिकेट बना होगा जिसमें लिखा होगा कि हम कंपनी एम्प्लॉय के इतने साल के बाद या इतने टाइम के बाद शेयर्स को देगी, तो सर्टिफिकेट वो एम्प्लॉय कहीं प्लेस नहीं कर सकता, कहीं गिरवी नहीं रख सकता, या फिर किसी को दे नहीं सकता कि ये देखिए मेरे शेयर्स सर्टिफिकेट है और मुझे इतने साल बाद मिलेगा और तू इसको रख ले, वो तेरे को मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, वो मिलेगा उसी बंदे को। तो वो ऐसा भी नहीं कर, शेयर सर्टिफिकेट को ट्रांसफर नहीं कर सकती। ओनली एम्प्लॉयज आर एंटाइटल, ये तो नॉर्मल यार, ईसॉप्स दे रहे हैं तो एम्प्लॉय ही आएगा। डेथ ऑप्शन बेस्ट इमीडिएटली लीगल हायर। अब कुछ कंडीशंस आती है कि अगर बंदा जिसको एम्प्लॉय है कंपनी का, जिसको ईसॉप्स मिलना है, वो जो वेस्टिंग पीरियड था उससे पहले ही मर गया,
उससे पहले ही मर जाएगा, तो जितने टाइम पहले मर गया है तो वो शेयर्स उसको उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाएंगे। कोई काम करने की अब उसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना टाइम पीरियड उसने काम किया उतने ही टाइम पीरियड में उसको शेयर्स मिल जाएंगे। अगर वो इनकैपेसिटी हो जाता है, मतलब कि अब वो ऐसा नहीं है कि वो कंपनी में आके काम कर सकता है, तो उस केस में उसको, उस बंदे को वो शेयर्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और अगर वो बंदा खुद ही रिज़ाइन कर देता है या उसे किसी कारण से उसने कंपनी कोई फ्रॉड किया, कोई गलती की और कंपनी उसे निकाल देती है, तो उस केस में ये शेयर सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाता है। तो यही लिखा है हमारा, डेथ ऑप्शन वेस्ट इमीडिएटली ऑन लीगल हायरर एंड नॉमिनी। डेथ होने पे लीगल हायरर या नॉमिनी को दे देते हैं। परमानेंट इनकैपेसिटी वेस्ट ऑन सच एम्प्लॉय सेम डे, यानी कि जैसी वो कंपनी इनकैपेसिटी हुआ और ऐसे हालत में नहीं हुआ क्योंकि कंपनी में काम करने आ सकता है, तो उसको हम उसी दिन शेयर्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं। और रिजिग्नेशन और टर्मिनेशन पे हम सर्टिफिकेट एक्सपायर होता है, फिर उसको कोई शेयर्स नहीं मिलेंगे। जब वो फ्रॉड करके गया है कंपनी में तो उसके क्यों देंगे हम शेयर्स। इन केस ऑफ एमलगमेशन एडजस्टेड द पीरियड फॉर विच ऑप्शन हैज़ वॉज हेल्ड इन प्रायर कंपनी विथ मिनिमम वेस्टिंग पीरियड, यानी कि एक केस आता है कि कंपनी है दो, एक कंपनी में एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो कंपनी ए है और बी है। एक एम्प्लॉय है सी, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, ठीक है। सी बी लिमिटेड में उसका कॉन्ट्रैक्ट है कि 5 साल काम करने पे उसे एक ईसॉप्स मिल जाएगा, एक शेयर, कुछ शेयर्स मिल जाएंगे। लेकिन क्या होता है, 5 साल पूरे होने के पहले ही तीसरे साल में, जब वो तीसरे साल पे काम कर रहा था, तो ए और बी लिमिटेड एमलगमेट होके ए बी लिमिटेड बन जाती है। ए बी लिमिटेड बन जाती है और ए बी लिमिटेड कहती है कि हमारे यहाँ 5 साल काम करने वाले को हम शेयर्स देंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि सी दोबारा 5 साल काम नहीं करेगा, उसने जो 3 साल या 2 साल जो भी उसने काम कर लिया होगा, उसके साथ उसके बाद 5 साल जब पूरा हो जाएगा तो उसकी पुरानी कंडीशन ही, जो ये वाली कंडीशन उसको अप्लाई हुई थी ना, तो वहीं से उसको कंटिन्यू रखेगा। और 3 साल मान लो उसने काम करा है कंपनी में पूरा, तो अगले वो 2 साल बाद वो शेयर्स ले सकता है ए बी लिमिटेड के। तो यही यहाँ लिखा है कि अमलगेशन के बाद जो उसके पुराने पीरियड्स हैं उनको एडजस्ट कर दिया जाएगा, जो भी नया मिनिमम वेस्टिंग पीरियड बनेगा उसके हिसाब से फिर उसको शेयर्स दी जाएंगे। इशू टू एनी पर्सन, अगर हम किसी भी पर्सन को इशू कर दे, थर्ड कंडीशन आ जाती है। तो उस केस में क्या होता है कि हमें एसआर पास करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें बताना पड़ेगा कि वो जो कंडीशन है, हम ट्रांजैक्शन हो रही है वो कैश में हो रही है या नॉन कैश हो रही है, या अदर कोई कंसिडरेशन हो रहा है उसके बदले, कैश के बदले, या प्राइस ऑफ डिटरमाइंड बाय द रजिस्टर वैल्यूअर। तो अगर अदर देन कैश है तो उसमें रजिस्टर वैल्यूअर को प्राइस डिटरमाइन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक कंडीशन आती है कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर या लोन। ये एक ऑथराइज शेयर कैपिटल की कंडीशन है। इसमें क्या होता है, उसकी प्राइस, ऑथराइज शेयर कैपिटल थोड़ा कम ज़्यादा होता है। जैसे 61 में जैसे हमने पढ़ा था कि ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ते हैं या गिरते हैं, तो ऐसा ही है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट का इंक्लूजन होता है। तो इसमें क्या होता है, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, फिर हम उससे पढ़ेंगे नोट से कि कंपनी, गवर्नमेंट जो है ना, जब गवर्नमेंट कहती है कि कंपनी को, जो गवर्नमेंट ने कंपनी को लोन दे रखा है या कंपनी के पास कोई भी लोन है किसी भी जगह से, वो बैंक लोन हो, नॉर्मली बैंक लोन होता है क्योंकि वो, और बैंक किसके अंदर आती है, गवर्नमेंट के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। तो जो बैंक लोन है वो उसे कन्वर्ट कर देगी इक्विटी में, गवर्नमेंट कहती है, गवर्नमेंट, उस पर कंपनी का कोई वो नहीं होता। गवर्नमेंट डायरेक्ट ऑर्डर लाएगी, आपको अपने सारे लोन्स, सारे डिबेंचर्स को इक्विटी में कन्वर्ट कर लेना है, शेयर्स में कन्वर्ट कर लेना है, तो कंपनी को करना ही पड़ता है। लेकिन उसके बाद कुछ राइट्स होते हैं कि वो ट्रिब्यूनल के पास जाके उसको कह सकती है कि मुझे ये नहीं करना, मुझे इससे प्रॉब्लम है। ट्रिब्यूनल जो भी डिसीजन लेगा उसके बाद वो अप्लाई करेंगे। और इस केस में क्या होता है कि इस केस में जो पर्सन है ना, कंपनी है,
उसको कोई दोबारा ये नहीं करना कि आपकी रजिस्टर्ड शेयर्स ऑथराइज शेयर्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि कन्वर्ट करने के बाद तो ऑथराइज शेयर्स बढ़ जाएंगे, जो हमने लिमिट सेट कर रखा होगा उससे ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि कंपनी के ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। उसके लिए ना उसे कोई फॉर्म भरने की ज़रूरत है, ना फीस भरने की ज़रूरत, बस उसे ROC के जो भी होगा वो कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट में अपने आप ही अपग्रेड कर दिया जाएगा। अब हम इसे नोट से पढ़ते हैं। तो क्या कहता है कि as per provision of section 62 shall not apply in case of conversion of debenture loans as per terms of issue provided that such as convert from approved by SR। यानी कि जो हम SR से अप्रूव करते थे कि हमें कन्वर्जन करना है, तो वो यहाँ नहीं होगा। यहाँ गवर्नमेंट कहेगी, सेक्शन 62 में हमने बात करी कि शेयर्स जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उस प्रोविजन को डिस्कार्ड करते हुए यहाँ ऑटो गवर्नमेंट कहती है कि चेंज कर देंगे। वे आगे देखते हैं, आगे लिखा है वेयर एनी डिबेंचर इज इशूड लोन इज ऑब्टेन फ्रॉम एनी गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट से हमने लोन ले रखा हो, इफ सच गवर्नमेंट कंसिडर नेसेसरी इन पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट में कहती है कि इट मे बी ऑर्डर डायरेक्ट सच डिबेंचर या लोन शैल बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स ऑन टर्म्स एज मे अपीयर रीजनेबल टू गवर्नमेंट इवन इफ टर्म्स ऑफ इशू हैड नो सच ऑप्शन ऑफ कन्वर्जन। यानी कि गवर्नमेंट कहती है कि अब आप हमारे शेयर्स को डिबेंचर्स या लोन्स जो भी हैं उनको शेयर्स में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट में ही है, पब्लिक को ही, गवर्नमेंट के हिसाब से पब्लिक को ही फ़ायदा है, तो उस रीजनेबल गवर्नमेंट ऑर्डर देगी कंपनी को और कंपनी को वो करना पड़ेगा। उसके बाद क्या कहता है कि इफ़ सच टर्म्स आर नॉट एक्सेप्टेबल टू कंपनी, अगर कंपनी को चाहती है कि ना हो हमारे साथ ऐसा, हमारे ऑथराइज शेयर कैपिटल उतनी रहे, हमारे डिबेंचर इक्विटी में शेयर कन्वर्ट ना हो, तो कंपनी अप्लाई कर सकती है 60 डेज़ के अंदर। 60 डेज़ के अंदर वो जैसी सीजी का सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर आएगा कंपनी के पास, कंपनी को उसके अगले 60 दिन के अंदर जो ट्रिब्यूनल है वहाँ पे अप्लाई करना होगा और कहना होगा कि मुझे ये ऑर्डर मंजूर नहीं है, आप कुछ करिए इसमें। तो ट्रिब्यूनल को 60 दिन के अंदर करना पड़ेगा इन डिटरमाइनिंग। लेकिन फिर ट्रिब्यूनल जो भी ऑर्डर देगी उसकी बात अलग है। तो गवर्नमेंट भी ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी है उसके पास पैसे हैं नहीं देने के लिए, या कोई इसकी फाइनेंशियल पोजीशन अभी सही नहीं चल रही, आप उसके और शेयर्स को इक्विटी में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, उसका ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ा दे रहे हैं, पेड अप शेयर कैपिटल बढ़ा दे रहे हैं, उसके बाद एसेट्स है नहीं, उसके पेड अप लायबिलिटी दिखी जा रही है। तो उसमें क्या होगा कि जो कंपनी है वो तो फिर वाइंडिंग अप हो जाएगी, इंसॉल्वेंट हो जाएगी। तो कंपनी इंसॉल्वेंट करने से क्या फ़ायदा है? तो उससे गवर्नमेंट को कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं। क्या देखना पड़ता है? इन डिटरमाइनिंग टर्म्स ऑफ कन्वर्जन के टर्म्स करने के लिए गवर्नमेंट शैल हैव रिगार्ड, गवर्नमेंट को चेक करना पड़ेगा कि फाइनेंशियल पोजीशन, टर्म्स ऑफ इशूज एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जो भी है, यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है कंपनी की वो देखना पड़ेगा। टर्म्स क्या थे इशू के समय, यानी कि जब हम लोन ले रही कंपनी तब उसने कंडीशंस क्या रखे थे या गवर्नमेंट ने क्या कंडीशन रखे थे, वो सब देखना पड़ेगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट देखना पड़ेगा कि कहीं गवर्नमेंट पहले ही से ही तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही, क्या पता पहले से ही इतना इंटरेस्ट और अब वो इक्विटी में कन्वर्ट करके और लेना चाह रही हो, तो उस केस में भी गवर्नमेंट को एक बार चेक करना पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ सीजीज ऑर्डर, सीजी के ऑर्डर के बाद मैंने जैसे कहा था कि एमओए जो होगा वो अपने आप अल्टर हो जाएगा, अपने आप चेंज हो जाएगा, क्योंकि एमओए में ही लिखा होता है कि हमें क्या सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कि ऑथराइज शेयर कैपिटल, पेड शेयर कैपिटल वही मेंशन होता है, तो वो अपने आप हो जाएगा। एमओए स्टैंड्स अल्टर्ड, इफेक्ट्स ऑफ ऑर्डर, एमओए शैल स्टैंड अल्टर, ऑथराइज शेयर कैपिटल इंक्रीज बाय अमाउंट वैल्यू ऑफ शेयर डिबेंचर इज लोन इज कन्वर्टेड, यानी कि ऑथराइज शेयर कैपिटल अपने आप इंक्रीज कर जाएगा, जितने भी अमाउंट का कन्वर्जन हुआ होगा, एमओए अपने आप चेंज हो जाएगा, आरओसी अपने आप कर देगी, कंपनी को कोई भी कंप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद सेक्शन 62 हमारा कंप्लीट होता है। फिर आता है हमारा सेक्शन 63 बोनस शेयर। बोनस शेयर क्या कहता है कि बोनस शेयर कंपनी में इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स टू इट्स मेंबर्स, अपने मेंबर्स को
बोनस शेयर्स इशू कर सकती है बाय एफआर, फ्री रिजर्व्स, एसपीए या सीआरआर, सिक्योरिटी प्रीमियम, या फिर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के जरिए अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स को वो नए जो फुल्ली पेड अप शेयर्स हैं वो इशू कर सकती है। इसमें क्या होता है, इसमें कोई पैसे नहीं लगते, मतलब कि 1:1, 2:1 पे कोई भी शेयर्स रेशियो डिसाइड करके कंपनी दे सकती है। प्रोवाइडेड एंड नो बोनस शेयर शैल बी इशूड द कैपिटलाइजेशन रिवैल्यूएशन रिजर्व। कैपिटलाइजिंग रिवैल्यूएशन रिजर्व, बोनस शेयर इशू नहीं हो सकते ऐसे रिजर्व से, मतलब जो कैपिटलाइज कर दिए गए हैं, मतलब कि जिसको पहले ही किसी चीज़ के लिए यूज़ कर लिया गया है, वहाँ पे बोनस शेयर इशू नहीं कर, उस रिजर्व्स, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स, यानी कि रिवैल्यूएशन रिजर्व क्या होता है कि मान लो हमारे पास 1 लाख की एसेट्स है और हमें बाद में पता चला कि उसकी मार्केट वैल्यू अब 1.5 लाख हो गई है, 1,50,000 हो गई है। तो 1 लाख की एसेट्स 1,50,000 हो गई है, तो उसको प्राइस 50,000 बढ़ा है, 50,000 इंक्रीज करा है, लेकिन हमारी बुक्स में वो नहीं दिख रहा। जब हमारी बुक्स में, मतलब बुक्स में हमने मार दिया, हमारे पास पैसे नहीं है उसके, तो क्या होता है, हम उसको जो 50,000 है उसको रिवैल्यूएशन में कन्वर्ट कर देते हैं रिजर्व में। उससे क्या होता है, हमारी रिजर्व तो बढ़ती है, हमें पता है कि हमारे पास इतना प्रॉफिट है, मतलब फ्यूचर में जाके जब हम एसेट्स को सेल करेंगे तो हमारे पास इतना पैसा आएगा, लेकिन वो एक्चुअल हमारे पास है नहीं, तो हम रिवैल्यूएशन से उसका प्रॉफिट बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते। उसके बाद इसके कुछ कंडीशंस हैं, जैसे ए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में परमिशन होनी चाहिए, रिकमेंडेड बाय बोर्ड, ऑथराइज बाय शेयर होल्डर, यानी कि बोर्ड जो है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो रिकमेंड करेंगे मेंबर्स को, शेयर होल्डर्स को, कि हम जो है बोनस शेयर इशू करना चाहते हैं, तो कंपनी के शेयर मेंबर्स जो हैं वो उसको परमिट करेगी ओआर दे के, ऑर्डिनरी रिसोल्यूशन, क्योंकि दे तो कंपनी के ही मेंबर्स को रहे हैं, बस उसके लिए परमिशन चाहिए, तो ओआर भी काफ़ी है, एसआर की ज़रूरत नहीं है। फिर नॉट डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिट्स और डिबेंचर्स, स्टैट्यूटरी ड्यू टू एम्प्लॉयज़, यानी कि डिपॉजिट्स हमारे पास हैं या कोई डिबेंचर है, उनकी रिपेमेंट या फिर उनके इंटरेस्ट पेमेंट में हमने कोई डिफ़ॉल्ट ना करा हो, या स्टैट्यूटरी एम्प्लॉयज़ की पेमेंट में ना, मतलब एम्प्लॉयज़ के लिए जो भी पेमेंट बनती है उसमें हमने कोई डिफ़ॉल्ट ना करा हो, तो फिर हम इसको इशू कर सकते हैं। पार्शली पेड अप पे कभी इशू नहीं होगा शेयर, बोनस शेयर हमेशा फुल्ली पेड अप पे होगा। वंस बोनस इशूड कैन नॉट बी विड्रॉल, मतलब कि एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कह दिया कि हाँ ठीक है अब हम बोनस शेयर इशू कर रहे हैं, तो बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये नहीं कह सकते हमारे पास तो रिजर्व ही नहीं है, हम दे कहाँ से, हमारे पैसे ही नहीं है, मतलब कि पैसे तो नहीं लगते, वैसे रिजर्व लगते हैं, तो हमारे पास रिजर्व ही नहीं है तो हम दे कहाँ से, तो ऐसा नहीं कह सकती, कंपनी को देना ही पड़ेगा। इसी के साथ बोनस शेयर कंप्लीट, बहुत छोटा सेक्शन था। सेक्शन 64 आता है, 64 सिर्फ बात करता है कि जो भी हमने अल्ट्रेशन करवाए हैं सेक्शन नंबर 61 में, 62 में या 55 में रिडम्पशन वाले में, उसके बारे में उसकी इन्फॉर्मेशन आरओसी को देनी है, कोई फॉल्ट होगा तो उसका पेनल्टी होगा, वो ये सब इसमें दे रखा है। एक बार हम पढ़ लेते हैं सेक्शन 64, नोटिस ऑफ अल्ट्रेशन ऑफ आरओसी, अल्ट्रेशन ऑफ अंडर सेक्शन 61, इंक्रीज इन ऑथराइज शेयर कैपिटल 62, या गवर्नमेंट का कन्वर्जन हो रहा है वो भी, रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर सेक्शन 55 में, हमें बस इनके बारे में अगर हमने कोई भी चेंज करा है तो वो हमें आरओसी को बताना पड़ेगा नोटिस के ज़रिए, और 30 दिन के अंदर ये सब चेंजेस, इनमें से कोई भी चेंज करा है, ये सब चेंज करा है, तो उसके चेंज होने के 30 दिन के अंदर हमें आरओसी को सबमिट करना पड़ेगा। और ये कैसे करना पड़ेगा, नोटिस प्लस अल्टर्ड एमओए इन SH7, यानी कि जो एमओए हमारा चेंज हुआ है, क्योंकि शेयर्स के बारे में तो उसके हमारा एमओए तो चेंज हो गई, तो उसके जो चेंजेस हुए हैं उसको SH7 में फॉर्म फिल करके वो आरओसी को सबमिट करना पड़ेगा 30 दिन के अंदर। और अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसके लिए पेनल्टी है कि कंपनी और ओआईडी फाइन भरेंगे, कंपनी एंड ओआईडी ऑफिसर इन डिफॉल्ट फाइन भरेंगे 500 रुपये पर डे का, यानी 30 दिन के बाद जितना भी दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 दिन, 2 दिन, जितने भी दिन बीतते जाएंगे उसके पर डे के 500 के हिसाब से उसको भरना पड़ेगा। और मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम कंपनी को 5 लाख तक का लग सकता है और ओआईडी को 1 लाख तक का, क्योंकि काम तो कंपनी का है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का है, तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट को इतना फाइन क्यों लगे।
उसके बाद सेक्शन 68 आता है हमारा परचेज ऑफ ओन शेयर्स बायबैक। मैंने कहा था पहले आएगा, लेकिन वो कुछ छोटे छोटे सेक्शंस थे तो वो हमने कवर कर लिए। 68 है, उसके बाद कुछ सेक्शंस और बचे हैं 4-5, उसके बाद हमारी चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाएगा। वो इस वीडियो में नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में पक्का हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन 68 आता है पावर टू परचेज इट्स ओन शेयर। पावर टू परचेज इट्स ओन शेयर मतलब बायबैक, यानी कि हमारे शेयर्स को हम खुद ही खरीद ले रहे हैं तो वो बायबैक कहलाता है। तो इसके कुछ बेसिक्स प्रोविजंस है। बायबैक कैन बी ऑफ इक्विटी शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, यानी कि बायबैक किसी भी सिक्योरिटीज़ का हो सकता है, वो चाहे कोई इक्विटी शेयर्स हो या कोई और जो भी शेयर्स हो। उसके बाद सोर्स ऑफ बायबैक क्या क्या होंगे, फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटी प्रीमियम या प्रोसीड्स, यानी कि हम नए शेयर्स इशू करके बायबैक कर सकते हैं। प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ एनी अदर शेयर सिक्योरिटीज, यानी कोई अदर शेयर सिक्योरिटीज भी इशू कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक प्रोविजन है कि प्रोसीड्स ऑफ अर्लियर इशू ऑफ सेम काइंड कैन नॉट बी इशूड, यानी कि अगर हम इक्विटी शेयर्स का बायबैक कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि दोबारा इक्विटी शेयर्स को मंगाओ पैसे और इक्विटी शेयर को दे दो, ऐसा यहाँ नहीं कर सकते। वो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था, लेकिन बायबैक में हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम कह रहे हैं कि इक्विटी शेयर्स हैं, उनको दूसरे इक्विटी शेयर मंगाओ, पुराने वालों को पेमेंट कर दो। ऐसे में कंपनी का क्या फ़ायदा है, वो तो मार्केट में ही रहेगा शेयर्स, उसे खुद के लिए सेम काइंड की नहीं कर सकती। ई सॉप्स है, वो दूसरे ई सॉप्स देके पुराने वाले ई सॉप्स को कैंसिल नहीं कर सकती। ऐसे ही इसीलिए लॉ ने एक प्रोविजन डाल रखा है कि आप सेम काइंड के शेयर्स को इशू करके सेम काइंड के शेयर्स को बायबैक नहीं कर सकते। कंडीशंस क्या है बायबैक की? कंडीशंस है कि एओएमए ऑथराइज होना चाहिए, एसआर पास होना चाहिए, लेकिन एसआर में कुछ एक्सेप्शन है। अप टू 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व एंड बीआर। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, हाँ ठीक है, हाँ 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, यानी कि एसआर की ज़रूरत कब पड़ेगी, मतलब कि हमने कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डाल रखे हैं तो सारे काम तो वो नहीं कर सकते, मतलब हमें तो हर चीज़ के लिए एसआर की ज़रूरत पड़ रही है। हमने पीछे भी सब जगह देखा कि वहाँ एसआर लगेगा, एसआर लगेगा, एसआर लगेगा, ओआर लगेगा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किस लिए? तो लॉ ने यहाँ एक एक्सेप्शन दे रखा है छोटा सा कि अगर हम टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ये याद रखना, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, जो भी हमारे फ्री रिजर्व्स हैं उनका सम का 10% है, अगर उससे कम है, उसके सम के 10% से कम है और उतना हम बायबैक कर रहे हैं तो एसआर की ज़रूरत नहीं है, तो हम बीआर देंगे तो भी चल जाएगा। मतलब बोर्ड रिजोल्यूशन कर लेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग कर लेंगे, 10% का बायबैक, 10% से कम का बायबैक कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर 10% से ज़्यादा होता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को 10 एसआर यानी कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना ही पड़ेगा। तो उसके बाद लिमिट आती है कि कितना बायबैक होना चाहिए मैक्सिमम। अब ये तो है नहीं कि एक ही बार में सारा पैसा लाओ कंपनी में वापस दो, अरे तो कंपनी बंद हो जाएगी, इतना पैसा देगी कहाँ से कंपनी, तो उसकी भी एक लिमिट बना रखी है कि कितना दे सकती है। लिमिट ऑफ लेस देन 25%, लेस देन इक्वल टू 25% ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल। याद ये पेड अप और इक्विटी का हमेशा कंफ्यूजन हो सकती है कि कहाँ इक्विटी आएगा, पेड अप। अगर हम एसआर की बात कर रहे हैं तो इक्विटी, बायबैक की बात कर रहे हैं तो टोटल पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 25% होना चाहिए, उससे ज़्यादा हम बायबैक नहीं कर सकते। हाउएवर बायबैक इज ऑफ इक्विटी, अगर इक्विटी शेयर का आता है तो सिर्फ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल का, नॉट एफआर, फ्री रिजर्व नहीं आएगा। अगर हम इक्विटी का बायबैक करें तो सिर्फ इक्विटी का ही 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उतनी लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है। फिर उसके बाद फोर्थ कंडीशन आती है बहुत बच्चों ने बायबैक चैप्टर अकाउंट एडवांस अकाउंट्स का पढ़ा होगा, तो उसमें देखा होगा कि हम एक रेशियो चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो वो कंडीशन यहाँ अप्लाई होती है कि जो हमारी सिक्योर्ड और इनसिक्योर्ड डेब्ट्स हैं, टोटल डेब्ट्स हैं, उसमें पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व टोटल इक्विटी का रेशियो 2 से कम नहीं होना चाहिए। लॉ कहता है 2 से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बाद एक लाइन देता है ये कि और सच हाइयर नंबर एज सीजी में प्रिस्क्राइब,
और या फिर कोई उससे बड़ा नंबर, गवर्नमेंट कहती है तुम 4 से कम नहीं रखोगे, 4.5 से कम नहीं रखोगे, 5 नहीं रखोगे, तो वो अप्लाई होगा, वरना तो 2 मिनिमम है ही, 2 से कम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर 2 से कम होता है तो आप बायबैक नहीं कर सकते, बायबैक करने के बाद ये कंडीशन अप्लाई होती है। उसके लिए हम चेक करेंगे पहले कि बायबैक हम कर रहे हैं तो उसमें हो रहा है, हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही। ये थोड़ा बड़ा सेक्शन है, इसमें टाइम लगेगा। उसके बाद 5th कंडीशन आती है ऑन फुल्ली पेड अप शेयर्स। फुल्ली पेड अप शेयर्स का बायबैक हो सकता है, क्योंकि पार्शली का करेंगे तो वैसा ऐसा कोई लॉ में तो लिखा, ये मेरी एग्सेप्शन है कि पार्शली का करेंगे तो पार्शली वालों को फ़ायदा होगा और फुल्ली वालों को नुकसान होगा। वो कहेंगे कि हमने तो पूरे शेयर पैसे दिए थे, फिर भी हमें उतने ही पैसे मिल रहे हैं। मान लो कोई कंपनी है, उसके पेड अप शेयर्स 2 पार्ट हैं, एक 100 शेयर वाले होल्डर्स हैं और एक 50 शेयर वाला होल्डर है। इसने पूरे अपने 100 रुपये दे रखे हैं, इसने 50 रुपये दे रखे हैं। तो जो इस 100 वाले का बायबैक करेंगे तो ये कहेगा तो मैंने 10,000 दिए थे, मुझे 12,000 मिल रहे हैं, ठीक है। अब 50 वाला कह रहा है, मतलब 100 इसके पास भी थे, शेयर्स दोनों के पास बराबर थे, लेकिन इसने 100 रुपये दिया था और इसने 50 रुपये दिया था। इसके 10,000 बनते थे, इसका 5,000 बनता था पेड अप। 50 रुपये उससे मंगाने थे, लेकिन अभी हमने मंगाए नहीं है, और 12,000 में हमने दोनों को ही कर दिया। तो पब्लिक कहेगी जब बायबैक करना है हम पूरे पैसे ही क्यों दें, आधे देंगे, आधे में बायबैक हो जाएगा, हमें डबल फ़ायदा हो जाएगा। तो ये कंडीशन मेरी है, एजप्शन है मेरा कि ऐसा लॉस होगा, मतलब कि जो फुल्ली पेड अप वाला है उसका लॉस होगा, जो पार्शली वाला है उसका फ़ायदा होगा, तो इसलिए ना दिया हो। बाकी कोई ऐसा कोई वो नहीं है, प्रोविज़न नहीं है कि हम क्यों ही फुल्ली पेड अप या पार्शली पेड अप का करते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं लिस्टेड, अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो सेबी का रेगुलेशन अप्लाई कर ले, कोई अनलिस्टेड है रूल्स है तो अपने हर जगह देखते हैं कि लिस्टेड सेबी और अनलिस्टेड आ जाता है कंपनी एक्ट्स के बाद, और कहता है रूल्स का अप्लाई करो। उसके बाद फ्रेश बायबैक शेल नॉट बी मेड विथ इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ प्रोसीडिंग्स बायबैक। यानी कि कंपनी जो है, एक बार उसने बायबैक करा तो उसके अगले 1 साल तक वो दूसरा बायबैक नहीं कर सकती। कंपनी के पास ये रिस्ट्रिक्शन है कि वो 1 साल में एक ही बार बायबैक कर सकती है, वही 25% से कम का, जो हमारी लिमिट थी मैक्सिमम। उसके बाद इक्विटी शेयर्स ऑफ नोटिस ऑफ मीटिंग ऑफ एसआर, मतलब कि जब हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को ये नोटिस देंगे एसआर बुलाने के लिए, स्पेशल रेजोल्यूशन करने के लिए, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, मटेरियल फैक्ट्स, यानी कि जो भी फैक्ट्स होने चाहिए कि बायबैक क्या हो रहा है, कितने का हो रहा है, कितने शेयर्स बायबैक होंगे, उसमें कितने प्राइस पे होगा, वो सब होने चाहिए। नेसेसिटीज़, जो भी और भी कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो देनी पड़ेगी। अमाउंट कितना इन्वेस्ट होगा, मतलब कि हम अपने कंपनी का कितना पैसा वहाँ लगा रहे हैं, कि कितना पैसा हमसे हम बायबैक करेंगे। क्लास ऑफ सिक्योरिटीज़ परचेज, यानी कितने कौन कौन क्लास की सिक्योरिटीज़ का बायबैक करेंगे, हम परचेज करेंगे वापस। टाइम लिमिट क्या रहेगा कंप्लीट करने का, बायबैक की लिमिट क्या रहेगी, मतलब बायबैक की लिमिट होनी विथ इन 1 ईयर चाहिए। मैक्सिमम टाइम कंपनी लॉ कहता है कि मैक्सिमम आप 1 ईयर रख सकते हो। बोर्ड रेजोल्यूशन या स्पेशल रेजोल्यूशन जो भी आपने पास किया है, उसके पास होने के अगले 1 साल तक आप बायबैक कर सकते हो, लेकिन 1 साल के बाद का टाइम नहीं रख सकते आप। मैक्सिमम उससे कम कर सकते हो। आप कहो हम 6 महीने में ख़त्म करेंगे, ठीक है, आप 6 महीने में ख़त्म कर दीजिए, लेकिन उसके बाद का टाइम नहीं रहेगा। बायबैक कैन बी फॉर्म एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स प्रोपोर्शनेटली, ओपन मार्केट और ईसॉप्स या एससीएस एम्प्लॉयज़, यानी कि स्वेट इक्विटी शेयर्स या ईसॉप्स के बारे में हमने पढ़ा था वो। तो ऐसे इसमें क्या कहता है कि हम बायबैक के कौन से शेयर्स का कर सकते हैं, तो या तो हम जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनका सबका करते हैं, प्रोपोर्शनली कर ले, मतलब कि अगर हर एक के पास 100 है तो हम हर एक से 50-50 मंगा लेते हैं। हम कहते हैं हर कोई हमारे पास 50-50 शेयर अपने बायबैक करवा सकता है, किसी की मर्जी वो आएगा, जिसकी मर्जी नहीं है वो नहीं आएगा। या फिर कंपनी का है ओपन मार्केट, जिसको कराना है अपने सारे शेयर ले आओ, आधे लाने आधे लाओ, 2 लाने 2 लाओ, 4 लाने 4 लाओ। ओपन मार्केट है, आपकी शेयर होल्डर्स की मर्जी, वो कितने अपने शेयर बायबैक करना चाहते हैं। और ईसॉप्स और एसईसी एम्प्लॉयज़
कि जो है उनके शेयर्स हम बायबैक कैसे करना चाहते हैं, वो कंडीशन 3 फॉर्म्स आते हैं। ये भी हमें नोटिस में मेंशन करना होगा कि हम कैसे कर रहे हैं या कौन से फॉर्म में कर रहे हैं। फिर उसके बाद बायबैक करने से के बाद कंपनी को एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा SH9 में कि कंपनी कैन डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी DOS टू SH9। और ये किसको देना होगा? ROC को तो देना ही पड़ेगा, लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो। लेकिन अगर लिस्टेड कंपनी है तो उसे सेबी को भी देना पड़ेगा, अगर लिस्टेड कंपनी है तो। और इस पे साइन किसके होंगे? 2 डायरेक्टर, जिसमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए, और वेरीफाइड बाय एफिडेविट स्टेटिंग, यानी कि एक सर्टिफिकेट या एक एफिडेविट बनना चाहिए जिसपे क्या क्या लिखा हो। बोर्ड में फुल्ली इंक्वायर इनटू अफेयर्स ऑफ कंपनी के सारे अफेयर्स यानी कि जो भी काम था, जो भी इससे रिलेटेड इश्यूज थे या कोई प्रोसेस था, वो सारे कंप्लीट हुए हैं। ओपिनियन कैपेबल ऑफ मीटिंग लाइबिलिटीज एंड कंपनी विल नॉट बी रेंडर्ड इंस्टॉलमेंट इन 1 ईयर। यानी कंपनी के पास कंपनी अब भी बायबैक करने के बाद इतनी कैपेबल है बायबैक करने के बाद कि वो 1 साल तक अपने इंस्टॉलमेंट होगी ही नहीं। उसके बाद इतना पैसा है कि वो अपनी सारी लाइबिलिटीज़ को मीट कर सकती है आराम से। उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो कंपनी फिर से जाए पैसा मांगने, वो 1 साल तक अपनी लाइबिलिटीज़ को मीट कर सकती है। तो उसके बाद पोस्ट बायबैक करने के बाद एक्सटिंग्विश और फिजिकली डिस्ट्रॉय शेयर्स विद इन 7 डेज ऑफ कंप्लीशन। यानी कि जैसे बायबैक ख़त्म होता है उसके अगले 7 दिन के अंदर अगर आप फिजिकल कोई सर्टिफिकेट्स आए हैं तो उसको डिस्ट्रॉय कर देना, या फिर कोई डीमैट फॉर्म में आया तो उसको एक्सटिंग्विश कर देना पड़ेगा, यानी ख़त्म कर देना पड़ेगा। वो शेयर्स आगे कंटिन्यू नहीं होने चाहिए। नो फर्दर इशू ऑफ सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटीज विद इन 6 मंथ ऑफ द कंप्लीशन ऑफ बायबैक करने के बाद अगले 6 महीने तक आप सेम काइंड के शेयर्स को दोबारा इशू नहीं कर सकते। कि मतलब कि हमने इक्विटी शेयर इशू करा था, बायबैक किया था, और अब 6 महीने कह रहे हैं इक्विटी शेयर वापस हम इशू कर रहे हैं पब्लिक में, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। आपको ये रखना पड़ेगा कि आप बायबैक के 6 महीने तक सेम काइंड के इशू नहीं कर सकते। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन क्या है कि आपके पास एक्सेप्शन है कि आप बोनस शेयर या कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर, ईसॉप्स या ऐसे ये सब इशू कर सकते हैं। बोनस शेयर यानी बोनस शेयर से हमारे पास कोई पैसे तो आते नहीं हैं तो वो दे सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं, कोई डिबेंचर प्रेफरेंस है उनको इक्विटी में या कोई अदर शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो भी एक वैलिड रूल रहता है उसके हिसाब से। और ईसॉप्स दे सकते हैं क्योंकि वो डिस्काउंट में दे रहे हैं, वैसे हमारे पास खर्चा हो रहा है तो हम उस पर कोई नहीं लगाता है, क्योंकि वो एक टाइम लिमिट होती है ना। वो अभी हम इशू कर रहे हैं या फिर कोई पिछला इशू किया हुआ था वो शेयर्स अब हम दे रहे हैं तो वो पुराना है, वो चलता आ रहा है तो वो अब हम दे रहे हैं तो वो बात अलग है। और SCS हो तो डिस्काउंट पे वैसे ही होता है, या वो स्पेशल राइट्स में आता है तो उसके लिए भी एक्सेप्शन है। नोट, इवन राइट इशू अंडर सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज A इज़ नॉट अलाउड। राइट इशू अलाउड नहीं होंगे फेदर इशू में, मतलब कि आपने पहले शेयर से कुछ इशू करे थे और आप कह रहे हो कि हम राइट इशू करेंगे, तो 6 महीने के पहले ही बायबैक करने के 6 महीने के अंदर राइट इशू अप्लाई नहीं होंगे। बिफोर बायबैक कंपनी टू फाइल ROC अ लेटर ऑफ ऑफर इन SH8। SH8 में उसे एक ऑफर देना पड़ेगा कि हमने बायबैक अपना ख़त्म कर लिया है। रजिस्टर्ड SS10 कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ बायबैक, SS10 के फॉर्म नंबर SS10 के अंदर अकॉर्डिंग उसे रजिस्टर तैयार करना होगा जिस अपने बायबैक की सारी डिटेल उसके अंदर रखनी होगी। आफ्टर कंप्लीशन रिटर्न इन 30 डेज फ्रॉम SH11, यानी कि ROC और सेबी इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी में कंपनी को एक रिटर्न बनाना होगा, मतलब कि एक रिपोर्ट तैयार करनी होगी और वो इनको सबमिट करनी होगी ROC और सेबी को इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी कि हमने बायबैक कर लिया है, हमने इतने का पे बायबैक किया, इतने शेयर हमारे वापस आए, इतने अमाउंट के शेयर आए, इतने प्राइस पे करा, वो सारी डिटेल्स सबमिट करनी होगी। अलॉन्ग विथ सच रिटर्न्स फाइल सर्टिफिकेट इन SH15 साइन बाय 2 डायरेक्टर, यानी कि एक सर्टिफिकेट तैयार करना होगा और वो भी सबमिट करना होगा। डिफ़ॉल्ट इन कंपनी या OID, अगर कोई इसमें कंपनी या OID ऑफिशियल इन डिफ़ॉल्ट कोई भी डिफ़ॉल्ट करता है, ऑफिशियल इन डिफ़ॉल्ट ये दोनों मिलके
या कोई भी एक मिलकर कोई डिफ़ॉल्ट करता है तो उसमें 1 लाख से 3 लाख तक जुर्माना लगता है। इसी के साथ सेक्शन 68 हमारा ख़त्म हो गया। कुछ सेक्शंस हमारे बचे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हमारे ख़त्म हो जाएंगे। आप लोगों को थैंक यू टू ऑल फॉर सीइंग द वीडियो।